तो और भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में करेंगे हमारी हनीसकल का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बैंयन ट्री। और ये है चैप्टर नंबर 10 हमारी बुक हनीसकल का। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें है क्या। यार, बैंयन ट्री क्या होता है? बेसिकली बरगद का पेड़ होता है। तो इसका पार्ट 1 से करते हैं इसकी रीडिंग को स्टार्ट। जो लेखक है वो कहते हैं, दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैंयन ट्री वॉज माइन। इनके जो घर था और इनका जो ज़मीन थी वो तो इनके दादा दादी जी के नाम पे थी। पर जो मैग्निफिसेंट ओल्ड बैंयन ट्री, मतलब उनके घर के सामने एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही विशाल एक बरगद का पेड़ था, एक बैंयन का पेड़ था। जो लेखक कहते हैं वो उनका था। ये इसलिए उनका था क्योंकि उनके जो दादाजी थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, 65 की उम्र में अब उसको चढ़ नहीं सकते थे, तो वो पेड़ सिर्फ लेखक का था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, उनकी जो विशाल टहनियां थी, विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, जो उनकी रूट्स थी, जो उसकी क्या कहते हैं टहनियां थी, वो जमीन को छूती थी और वहां पे उनकी रूट्स, मतलब उनकी जड़ें फिर से शुरू हो जाती थी और आपस में ऐसी जुड़ी हुई थी कि कई ट्विस्टिंग पैसेजेस, मतलब वो अपने जुड़ के उनके अंदर से कई ऐसे रास्ते निकल गए थे जो लेखक को बहुत ही खुशी दिया करते थे। तो उनके अंदर से एक स्क्विरल और स्नेल्स, मतलब ये जो जानवर होते हैं, स्नेल हो गया, आपकी जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो ऐसे स्नेल हो गए। फिर स्क्विरल तो आपको पता ही होएगा, गिलहरियां और बटरफ्लाईज जो तितलियां होती हैं, वो सारे उसके पेड़ के अंदर रहा करती थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, घर से पुराना था पेड़। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर 65 के थे उनसे पुराना पेड़ था। और इतना पुराना था जितना देहरादून शहर है, उतना पुराना तो ये पेड़ ही था। लेखक बताते हैं कि वो अपने आप को उसकी जो ब्रांचेस थी, पेड़ की जो उसकी टहनियां थी, उसके अंदर वो छुपा लिया करते थे। बिहाइंड द थिक थिक ग्रीन लीव्स, मतलब जो उसके बड़े विशाल पत्ते थे, मोटे पत्ते थे, उनके अंदर वो छुप जाया करते थे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, पेड़ के ऊपर चढ़ के वो ऐसे छुप जाया करते थे और नीचे जो दुनिया थी उसके ऊपर वो नजर रखा करते थे। अब आगे हमें बताते हैं कि उनका जो पहला दोस्त था वो एक गिलहरी थी। वो जो गिलहरी थी उसका रंग काला था और वो हवा में स्निफ कर रही थी। स्निफ का मतलब क्या होता है? स्निफ का मतलब होता है सूंघना। वो हवा के अंदर सूंघ रही थी और ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माय इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। तो जब पहली बार लेखक पेड़ के अंदर चढ़े थे, जब उन्होंने वो गिलहरी को देखा, वो गिलहरी ज़्यादा खुश नहीं थी उनको उसके पेड़ में, क्योंकि उसका तो घर था, कोई घर के अंदर ऐसे ही घुस जाए तो वो खुश थोड़ी होता है। पर धीरे धीरे जब उस गिलहरी को पता लगा कि जो लेखक हैं उनके पास ना तो कोई गुलेल है, ना ही कोई एयर गन है, तो वो गिलहरी भी उनसे कम डरने लगी, उनसे कम नाराज हुई और वो गिलहरी भी काफी फ्रेंडली हो गई जो स्क्विरल थी। And then when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from my hand. अब इसी के साथ जब वो ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी, तो उसके साथ और फ्रेंडली क्यों हुई? क्योंकि वो जो लेखक थे वो केक केक हो गया, फिर बिस्किट हो गए, तो वो बिस्किट लेके उस गिलहरी के लिए, तो वो गिलहरी उसके हाथ से, लेखक के हाथ से खाना शुरू कर दी गिलहरी ने भी। ज़्यादा देर नहीं लगी, ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, मतलब उनकी जेब जेब के अंदर गिलहरी जाने आराम से लग गई थी और अपने आप को ढूंढ लिया करती थी जेब के अंदर, कुछ भी खाने को उसको मिलता था। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, वो बहुत ही यंग गिलहरी थी, बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके जो दोस्त और उसके रिश्तेदार थे, वो मोस्ट प्रोबेबली, मतलब वो शायद यही सोचा करते थे कि वो गिलहरी कितनी बेवकूफ़ है और हेड स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके दिमाग में कोई खराबी है, क्योंकि वो ह्यूमन को, मतलब एक इंसान के ऊपर विश्वास कर रही थी। ये थी गिलहरी, ये थे ऑथर, ये थे लेखक, जो जिनके हाथ में केक है गिलहरी के लिए। एक्सक्यूज मी। आगे भाई हमें पता लगता है स्प्रिंग का महीना था, जब बैनियन ट्री फुल था। किससे फुल था? स्मॉल रेड फिग्स। तो जो आप फिग्स देख रहे हो ना यार, ये फ्रूट होते हैं, तो जो ये चिड़िया होती हैं ये इन्हें बड़े प्यार से खाती हैं। तो यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो चिड़िया थी, वो बहुत सारी चिड़िया आके उस पेड़ की टहनियों पे वो फिग्स खाने के लिए इकट्ठा हो जाया करती थी। इनके अंदर रेड बॉटम बुलबुल, चेयरफुल एंड ग्रेडी, ये क्या कहते हैं, चिड़िया का नाम है रेड बॉटम बुलबुल। और उनकी चिड़िया के बारे में बताया होता है, जो बहुत ही खुश भी थी और लालची भी थी कि भाई जितना खा लो अभी खा लो। तो इन चिड़िया के अलावा पैरेट्स भी थे, तोते भी थे, मैना भी थी और साथ में कौवे भी थे। स्क्वैबलिंग विद वन अनदर, एक के ऊपर एक के चढ़ के वो फटाफट, मतलब खाने को थे।
सो ड्यूरिंग दिस फिग सीजन, जब फिग लगे होते थे पेड़ के अंदर, सो जो बैनियन ट्री था, जो पेड़ था, वो सबसे नॉइजिएस्ट प्लेस था गार्डन में। सो वहाँ पे बड़ी आवाज़ आती थी क्योंकि भाई चिड़िया आती थी दूर दूर से। सो पेड़ के आधे रास्ते पे ही उन्होंने एक क्रूड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, मतलब उन्होंने ऐसी फट्टी लगाई हुई थी जिसके ऊपर वो बैठ के पूरी आफ्टरनून, मतलब दोपहर को अपना क्या कहते हैं वहाँ बैठा करते थे, जब ना ही ज़्यादा गर्मी होती थी और बहुत ही कंफर्टेबल होता था। सो वो वहाँ बैठ के अपने आप को सेट कर लेते थे पूरा एन बढ़िया। सो वहाँ पे एक कुशन भी था, क्या कहते हैं, अपने लाइव लिविंग रूम से, मतलब अपने वहाँ ड्राइंग रूम जो कहते हैं वहाँ से उन्होंने एक तकिया ले लिया था और वहाँ पे अपना लगा लिया था। सो अपने साथ वो कुछ किताबें रखते थे, उनका नाम दिया गया, जैसे ट्रेजर आइलैंड किताब रखते थे, फिर हकलबेरी फिन, भाई कैसे नाम है, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डू लिटिल। सो ये कुछ किताबों के नाम हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ी है यार कमेंट करके बताना। सो ये कुछ किताबों के नाम है जो लेखक पढ़ा करते थे, काफ़ी पढ़ने के शौकीन लगते हैं। सो वो वहाँ पे अपनी बैनियन ट्री लाइब्रेरी उन्होंने खोल रखी थी। सो भाई व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग आई कुड लुक डाउन एट थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो। सो जब पढ़ने का मन ना किया तो वो नीचे दुनिया की तरफ देखा करते थे। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ अ क्लासिक इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ mongoose एंड अ कोबरा। सो जो नेवला होता है उसको कहते हैं mongoose, और एक कोबरा जो कि होता है बड़ा खतरनाक सांप, तो इन दोनों के बीच में हो गई थी लड़ाई। तो भाई लोग अब पार्ट 1 करने के बाद हम आते हैं पार्ट 2 के अंदर। सो जिन्होंने यार पार्ट 1 नहीं देखा तो हमने पूरी पार्ट 1 की अभी करी है वीडियो को पूरा अंडरस्टैंड। सो अब हम आ गए हैं पार्ट 2 के ऊपर। सो बिना टाइम वेस्ट करते हैं इसको स्टार्ट। सो अब तक हमने पढ़ा कैसे मोंगूज, एक नेवले और एक कोबरा के बीच में फाइट चलने वाली थी। सो ऑथर बताते हैं, लेखक बताते हैं कि वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। सो बड़ी बड़ी दोपहर हो गई थी, समर का महीना था। सो गर्मी पूरी फुल पड़ रही थी और वो जो ऑथर थे, जो लेखक थे, वो खुद बड़ी नींद उन्हें लग रही थी। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफलोज। सो भाई गर्मी होने के कारण जो ऑथर खुद थे उन्हें बड़ी नींद आ रही थी। वो कहते कि यार मैं पॉन्ड में, मतलब तालाब में जाके तैर ही आता हूँ। रामू और उसकी जो बफेलोस थी, जो कहते हैं यार बफेलो को क्या कहते हैं, फटाफट फटाफट, भैंस। सो भैंस के साथ वो भी नहाए उस तालाब में। सो तब उन्होंने क्या देखा, जब वो ये सोच ही रहे थे, एक ह्यूज ब्लैक कोबरा, एक बहुत ही बड़ा कोबरा का सांप ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। सो वहाँ कैक्टस जो प्लांट होता है उसके अंदर से, मतलब उसके साइड में से निकल रहा है। सो उसी टाइम में वहां पे एक मोंगूज भी आ गया बुशेस के अंदर से और वो कोबरा की तरफ एकदम से बढ़ पड़ा। सो यार जिनको नहीं पता, मोंगूज और कोबरा की बड़ी ही अजीब सी स्टोरी है। मोंगूज और कोबरा की ऐसे कि क्या कहते हैं, 21 का आंकड़ा, क्या आंकड़ा होता है यार कमेंट करके बताना। सो उनका ऐसे हिसाब है कि वो एक दूसरे को बड़ा ही नफरत करते हैं। तो भाई फाइट होना तो मतलब होना ही था, फाइट तो होनी थी। सो एक ना क्लियरिंग बीनीथ द बैंयन ट्री, क्लियरिंग का मतलब होता है एकदम साफ एरिया था और ब्राइट सनशाइन के अंदर वो दोनों फेस टू फेस आ गए। कौन? नेवला और कोबरा। सो जो कोबरा था उसको ओनली मतलब पता था कि जो ग्रे मोंगूज है वो 3 फुट लॉन्ग ग्रे, वो था ग्रे मोंगूज था, मतलब उसका नाम ग्रे नहीं था, उसका कलर कलर ग्रे था। और वो बहुत ही सुपर फाइटर था, एकदम चालाक था और एग्रेसिव था जो मोंगूज। पर जो कोबरा था वो खुद भी ज्यादा कम नहीं था, वो भी बड़ा स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था, मतलब वो भी बड़ा तगड़ा शिकारी था। सो ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये कोबरा का बताई जा रही है कि बड़ा ही ज्यादा फुर्तीला था और एकदम लाइट की स्पीड से वो डसता था। और उसके जो माउथ के अंदर, उसके मुंह के अंदर जो सैक्स थे, मतलब जो ऐसे बलून थे, उसके अंदर बड़े ही लॉन्ग शार्प फैंग्स थे। तो यार जो उसके दांत होते हैं ना उसको फैंग कहते हैं। और वो भरे होते थे किस चीज से? जहर से, और खतरनाक जहर से, जहरीले जहर से। सो भाई ये जो बैटल होनी थी ये तो चैंपियंस की, जो यार पता लगता कि कौन है ज्यादा तगड़ा। सो हिसिंग डिफाइंस, मतलब वो अपना हिस वाली आवाज करता है और अपनी जो टंग है उसे बाहर निकाल के दिखाता है कि वो भी बड़ा जहरीला है और तगड़ा है। सो 3 ऑफ 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, सो ऊपर होता है, हवा के ऊपर ऐसे रेज होता है ताकि वो भी चौड़ा दिखे। सो द mongoose ब्रश्ड हिज टेल, तो mongoose भी पीछे नहीं हटता, वो भी अपनी टेल दिखाता है और उसके जो लॉन्ग हेयर थे ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, जो उसके पीछे बाल थे वो भी खड़े हो जाते हैं।
दो दीज कॉम्बेटेंट्स, जो कॉम्बेटेंट्स शब्द है इसका मतलब है जो लड़ने वाले हैं, जो फाइट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन दोनों को ये नहीं पता था कि लेखक ऊपर से भाई देख रहे, तो वो ऊपर क्यों देखेंगे भाई, वो तो आप आमने सामने खड़े थे। पर उन्हें तभी पता लग गया कि राइवल ऑफ दो अदर स्पेक्टेटर्स, टू अदर स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर होते हैं यार जो देखते हैं, जब फाइट हो रही होती है तो वो देखने आए होते हैं। ये दो स्पेक्टेटर कौन थे? एक चिड़िया थी जिसका नाम था मैना, मैना मतलब मैना चिड़िया थी, और दूसरा था जंगल क्रो मतलब एक कौवा। दोनों वहां आगे बैठ गए थे उस बैटल को देखने के लिए, और वो कैक्टस के ऊपर बैठ गए थे देखने के लिए कि लड़ाई कैसी होती है। वो देखना ही पसंद करना चाहते थे। ऑल वुड हैव बीन वेल फॉर बोथ ऑफ देम, अगर वो सिर्फ देखते ही तो बढ़िया होता, पर आगे स्टोरी में कुछ हुआ था, तो चलो पढ़ते हैं क्या होता। हाँ, यार कोबरा जो था वो डिफेंसिव पे खड़ा हुआ था, स्विंग साइड फ्रॉम साइड, साइड टू साइड ऐसे मूव कर रहा था एक से दूसरी तरफ, ट्राइंग टू मेस्मराइज द मोंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, ताकि जो मोंगूज नेवला है वो कोई गलत चाल चल दे और तभी वो कोबरा उसे डस ले। पर मोंगूस को भी पता था उसके ओपोनेंट्स का ग्लासी अनविंकिंग आईज, तो जो मोंगूस था वो भी ऐसे मतलब बीच में नहीं आने वाला था उसके चाल के। वो मतलब उससे अटैक करने से पीछे होता है। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो कोबराज होड। वो उसकी आंखें जो थी, जैसे वो कौन था यार जो ऐसे अर्जुन की आंख सीधा फिश के ऊपर होती है ना, वैसी इसकी आंख भी कोबरा के हुड, जो उसका क्या कहते हैं हुड होता है यार, उसके बिल्कुल नीचे फिक्स थी, और ओपनड अटैक। उसने अटैक को शुरुआत की, उसने अटैक किया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, तो वो आगे बढ़ता है जस्ट मतलब कोबरा के तक पहुंचता ही है। मोंगूज ने एक प्रिटेंड मूव किया, मतलब वो अटैक करना नहीं चाहता था पर ऐसे दिखाया कि वो कर रहा है। टू वन साइड, एक साथ एक साइड में वो ऐसे अटैक करने का दिखावा करता है। कोबरा जो था उसने उसी तरफ अटैक किया, और उसकी जो हुड थी वो इतनी स्विफ्टली नीचे आई कि वो कुछ भी नहीं कर पाई, कि क्या कहते हैं मोंगूस को, मतलब मोंगूस का बचने का कोई तरीका नहीं था। पर जो लिटिल मोंगूस था वो एकदम से नीटली एक तरफ जंप कर जाता है और डार्ट करता है एज स्विफ्टली एज द कोबरा, कोबरा की ही एजिलिटी से, उसकी ही फुर्ती से वो करता है, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, मतलब वो उसको दांत बढ़ के वो आगे क्या कहते हैं पीछे हो जाता है, आउट ऑफ रीच। भाई 1 पॉइंट टू द मोंगूज। तो भाई मोंगूज ने तो कर दिया अटैक। उसी मूवमेंट पे क्या हुआ, जब कोबरा को क्या कहते हैं मतलब कोबरा डसने लगा था, जो कौवा था और मैना थी वो दोनों उठ गई भाई, उनको भी पार्ट बनना था लड़ाई का, तो वो दोनों बढ़ पड़ी किसकी तरफ, कोबरा की तरफ, कोबरा को मारे भाई चोंच। तो तभी क्या हुआ, दोनों एकदम से उठी तो दोनों एकदम में टकरा के दोनों को मतलब बक के कि यार क्या देख के चलो, तो भाई वो वापस आ गई अपने प्लांट के ऊपर। अब आपस में ही टकरा गई थी, तो क्या हुआ, दो तीन बूंदे गिरी खून की, किससे गिरी, कोबरा की बैक से। तो जो कोबरा था भाई उसने फिर से स्टक किया और वो मिस कर गया। तो अगेन जो मोंगूस था वो साइड हुआ, उसने जोर की जंप की और उसने फिर अटैक करने की कोशिश की। फिर से जो चिड़िया थी उसने डाइव की सांप के ऊपर, कोबरा के ऊपर, फिर से दोनों टकराई और वापस कैक्टस के पास पहुंच गई। तो भाई अब आ गया तीसरा राउंड, दो बार हो चुका था, दोनों बार चिड़िया टकरा गई थी, और इस बार क्या हुआ कि तीसरी बार जो था वो टकराने क्या कहते हैं टकराने क्या थी, तीसरी बार जब चिड़िया उड़ी क्रो और जो मैना थी वो फिर क्या कहते हैं डिटरमिनेड थी, मतलब उनका मन बनाया हुआ था कि वो भी हिस्सा बनेंगी इस लड़ाई की। वो दोनों उठती हैं और कोबरा की तरफ डाइव करती हैं, मतलब कोबरा जो सांप है उसको डसने के, उसको चोंच मारने के लिए। पर इस बार वो दोनों टकराई नहीं और एकदम अपने मार्ग की तरफ वो चल पड़ी। तो जो मैना थी वो ऊपर फैल गई और वो उसकी तरफ अटैक करने ही लगी थी, पर जो कौवा था उसने क्या किया, वो बीच में ही कहते वापस जाने की उसने कोशिश की। उसी सेकंड में जब उसने देखा कि वो तो चिड़िया वापस जाने के जा रही है, जो कौवा है वो वापस मुड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कोबरा था वो एकदम से उठा, उसने अपना सर उसकी तरफ घुमाया और उसने जोर से उसको डसा। उसकी जो स्नाउट थी, मतलब उसका जो फैंग था जिसको कहते हैं उसका दांत, उसको क्रो के लगा और उसने जोर से ऐसे क्या कहते हैं उसे डसना डसा डसा भाई डसा ही उसको। जो कौवा था वो एकदम 20 फीट जाके गिरा गार्डन के, मतलब 20 फीट इतनी जोर से किया कि ये कौवा जो था इस सांप से 20 फीट दूर गिरा अक्रॉस द गार्डन। इट फ्लटेड फॉर अ व्हाइल, 2-3 मिनट फड़फड़ाया होएगा, फिर एकदम RIP हो गया उसका। जो मैना थी वो वापस कैक्टस प्लांट पे भाई बैठ गई और अब नहीं उसने पंगा लिया। तो अब वापस आ गए स्नेक और मोंगूस के ऊपर हम।
तो ये साइड करेक्टर था भाई, ये साइड करेक्टर ने कोशिश तो की स्टोरी में आने की, पर RIP। सो अब भाई वापस बढ़ते हैं स्नेक और मोंगोस की फाइट की तरफ। वेरी वाइजली उन्होंने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर ये कोबरा उसको मार सकता है तो भाई इसको क्या करना है। सो जो कोबरा था वो वीकन हो रहा था, और जो मंगूस था वो भी फेयरलेसली उसकी तरफ आ तो रहा था कि यार एक बार ट्राई करके ही जाते हैं। सो उसने रेज हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स व्हाइल अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। सो उसने क्या कहते हैं, मोंगूस ने अपना हाथ लिया, उसके हाथ भी तीखे होते हैं, उसने हाथ उसकी नाक पे मारा, किसके, कोबरा के नाक पे मारा। सो जो कोबरा था वो रिथ एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। कोबरा डर गया एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मोंगूस। सो जो मोंगूस था उसके अराउंड वो सांप भी चिपक गया, तो बट टू नो अवेल। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड टू सी स्ट्रगल। सो वो भी ज़्यादा सियाना था मोंगूज, उसको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो वो भी जो था स्नेक वो भी थक गया बेचारा। उसने कहा कि अब मैं नहीं, तो उसने छोड़ दिया उसे। देन ही स्मेल्ट अलोंग इट्स क्विवरिंग लेंथ। तो वो पूरा लंबा होके, पहले तो गोल गोल लिपटा हुआ था, तो वो पूरा लंबा होके ग्रिप्ड अराउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इनटू द बुशेस। सो अब जो मोंगूस था उसे तो फर्क नहीं पड़ा, सो उसने उसको हुड से पकड़ा, जो सांप था कोबरे को उसने हुड से पकड़ा और उसे बुशेस के अंदर जो झाड़ियाँ थी उसमें ले गया। सो जो मैना थी वो कॉशियसली ड्रॉप टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर जाती है, ग्राउंड पे थोड़ा हॉप करती है, मतलब जंप करती है, पेयर्ड इनटू द बुशेस, वो बुशेस के अंदर देखती है कि क्या हो रहा है एक दूरी से। एंड देन विद अ श्रिल ऑफ क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लो अवे। तो भाई मोंगूस जीत गया। वैसे तो दोनों की कंपटीशन तगड़ा था, पर वो थोड़ा वीक हो गया था कोबरा, तो इसलिए वो हार गए। सो इस पोएम, इस यार पोएम कह रहा हूँ, ये स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। सो यार इसी के साथ क्लास 10th हो जाती है हमारी पूरी कंप्लीट। क्लास 10th यार क्या हो गया मेरे को अब मैंने नहीं पी भाई। सो यार ये चैप्टर नंबर 10 था, क्लास 10 नहीं, चैप्टर नंबर 10 हो गया है पूरा, हमारी हनी सकल बुक हो गई है कंप्लीट। तो यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे साथ बने रहने के लिए, और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमें महंगी, कि कहते हैं ट्यूशन नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको अच्छी इंग्लिश पढ़नी है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ट्यूशन ज़रूरी नहीं है, बस पढ़ने का मन होना चाहिए। तो मैं हूँ आपके साथ ही हूँ, आपको जो भी चैप्टर की नीड है मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। और चैप्टर 7, यार चैप्टर 7 क्लास 7 भी बिल्कुल सीखेंगे और एक साथ सीखेंगे। तो चैप्टर 7 अगर आप अभी से कवर करना चाहते हैं यार, तो प्लेलिस्ट आपके सामने हाजिर है जी, कर दीजिए क्लिक और हम चैप्टर 7 में पहुंच जाएंगे आज अभी इसी मोमेंट पे। तो यार अगर आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो जल्दी अच्छे मार्क्स भी आएंगे और टॉप भी कर सकते हो, बस मन बैठाना चाहिए। तो यार इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। सो यार वंस अगेन थैंक यू भाई लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, इस सीरीज को लाइक किया। तो मिलते हैं क्लास 7 में। ओके गाइज, हैव अ गुड डे एंड सी यू इन क्लास 7। वॉच द प्लेलिस्ट। बाय बाय।